जय हिंद दोस्तों। मैं खान सर हिस्ट्री वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लाया हूं, जो चीज़ें आपको बताने वाला हूं, वो सिंधु सभ्यता के समान परिचय से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के समान परिचय यानी स्टार्टिंग कैसे सिंधु सभ्यता का जो उदय हुआ, सिंधु सभ्यता किस नदियों के संगम पे है, या सिंधु सभ्यता किन किन नदियों में किनारे स्थल है, यानी और कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय। सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का ये उदय कहाँ हुआ है, या विश्व की जो सभ्यताएं हुई हैं, यानी विश्व की जो सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ है वो कहाँ हुआ है। इसकी जानकारी किसी भी इतिहासकार को नहीं मिल पाई। कोई कहता मिस्र की है, कोई कहता मेसोपोटामिया की, कोई कुछ कहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर पाई गई है, जितनी भी सभ्यताएं उदय हुई वो सब नदी घाटी के पास ही उदय हुई हैं। जितनी भी उदय हुई हैं वो सब नदी घाटी के पास ही सारी सभ्यताएं उदय हुई हैं। जैसे दजला फरात की घाटी में, जैसे दजला दजला फरात दजला फरात की घाटी में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं सुमेरियन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुमेरियन। उसे सुमेरियन सभ्यता उसे सुमेरियन सभ्यता कहते हैं, या इसी को कहते हैं, या बेबीलोन सभ्यता कहते हैं, या इसे बेबीलोन सभ्यता कहते हैं। और बेबीलोन जो सभ्यता है वो कहाँ थी? मेसोपोटामिया में थी। मेसोपोटामिया, यानी ये सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया भी थी। और मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इसका आधुनिक नाम जो है, इसका इसका आधुनिक नाम, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है इराक। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो मैंने बताया आपको कि दजला फरात की घाटी में सुमेरियन सभ्यता कहें या बेबीलोन सभ्यता कहें, और ये सभ्यता उदय कहाँ हुई? तो मेसोपोटामिया में हुई, और इसका आधुनिक नाम इराक है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि नील नदी घाटी में, नील नदी नील नदी नील नदी घाटी में जिस सभ्यता का उदय है उस सभ्यता को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उस सभ्यता कहते हैं मिस्र की सभ्यता। याद रखिएगा, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, उस सभ्यता को हम मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो जिस तरह से दजला फरात की घाटी में सुमेरियन सभ्यता है, या नील नदी घाटी में जो सभ्यता उदय हुई है वो आपकी मिस्र की सभ्यता, ठीक उसी प्रकार भारत में भी एक सभ्यता उदय हुई जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो आइए ध्यान दें आगे, यानी नदी सिंधु नदी किनारे जो सभ्यता उदय हुई उसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, उसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसी सभ्यता को हम और क्या कहते हैं? इसी सभ्यता को हम, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कांस्यकालीन सभ्यता कहते हैं। इसी को कांस्यकालीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसी को कांस्यकालीन सभ्यता कहते हैं। और इसी को याद रखिएगा, इसी को कहते हैं इंडो सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। इसी को इंडो सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। और इसी को ही कहते हैं, याद कर लीजिएगा, इसी को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसी को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। और इसी को ही, याद रखिएगा, इसी को ही अंत में हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता
या हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यानी इतनी सभ्यताओं के नाम से इसे जानते हैं। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं, इसी को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, इसी को कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं, इसी को इंडो सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, इसी को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, और अंत में इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता अंत में इसको नाम दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। एक बार बता दूं और आपको कि इसको अंग्रेजी में भी कहते हैं इंडस वैली। क्या कहते हैं इसको? इसी सभ्यता को इंग्लिश में नाम आया है इंडस वैली। इंडस वैली यानी इसको इंडस वैली सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात क्लियर हो गया कि इस सभ्यता को इंडस वैली भी कहते हैं। तो आइए एक एक हम लोग परिभाषा देखते हैं कि सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं इसको, सिंधु घाटी क्यों कहते हैं। यानी सारी जितना मैंने लिखाया आपको उन सब पे हम आपको परिभाषा के रूप में बताते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं परिभाषा। ठीक है, तो सबसे पहली परिभाषा कौन सी है? सबसे पहली परिभाषा जो है आपकी वो है आपके सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता हम परिभाषा तो पूरी बताएंगे, लिखेंगे कम, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूर लिखेंगे। सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु सभ्यता इसलिए इसे कहते हैं कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। यानी क्या कह सकते हैं? सिंधु नदी और प्लस उसकी सहायक नदियां और इनके किनारे ही यानी इस सभ्यता का उदय हुआ है। यानी इन सिंधु और उसकी सहायक नदियां। अब सहायक नदी में कौन सी? जैसे सतलज नदी है, जैसे रावी नदी है, जैसे चिनाब है, झेलम है, व्यास है, ये सारी नदियां जो हैं सिंधु की सहायक नदियां। तो एक बार फिर सुनिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? एक परिभाषा ये क्लियर हो गई, कौन सी? सिंधु सभ्यता। ठीक है, दूसरी क्या है? दूसरी परिभाषा क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है दूसरी? क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। नंबर 2 सिंधु, अच्छा एक चीज और बता दें आपको हम, सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। एक बात और बता दें आपको, पीछे आ जाते हैं। ये मैंने बोला है ना सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता का जो नामकरण हुआ, इसका नामकरण जो हुआ है, इसका जो नामकरण हुआ है वो 1922 में हुआ है। ठीक है, इसका नामकरण 1922 में। अभी जब इसकी हम खोज बताएंगे तो बताएंगे कि सभ्यता का नाम कैसे पड़ा है। तो 1922 में सभ्यता का नामकरण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वापस जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 सिंधु घाटी। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? जब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त सिंधु की घाटी में भी जब स्थल मिलना शुरू हुए, तब इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। जैसे इसका नामकरण कब हुआ है? इसका नामकरण हुआ है 1931 में। 1931 में घाटी के अंदर खोजा जाने वाला पहला स्थल, यानी सिंधु की घाटी में खोजा जाने वाला पहला स्थल कौन सा था? यानी घाटी में खोजा जाने वाला पहला स्थल जो था, यानी सिंधु की घाटी में जो पहला स्थल मिला था उसका नाम था चनहुदड़ो। ये सिंधु की घाटी में खोजा जाने वाला पहला स्थल था। तो ये क्लियर हो गया कि सिंधु नदी के अतिरिक्त घाटियों में भी स्थल मिल रहे हैं, इसलिए सभ्यता का नाम 1931 में सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। अब इसको कहते हैं कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं?
इसी सभ्यता को कांसकालीन सभ्यता भी कहते हैं। कांसकालीन, इसी को कांसकालीन सभ्यता भी कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो इसी सभ्यता को कांसकालीन सभ्यता कहते हैं। चलिए, अच्छी बात, क्यों कहते हैं, यानी इसको तांबा संस्कृति क्यों नहीं कहते हैं, इसी को हम टिन संस्कृति क्यों नहीं कहते हैं, क्यों, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मिश्रित धातु बनाना जानते थे। पहले मिश्रित धातु देख लेते हैं। सिंधुवासी जो थे वो मिश्रित धातु बनाना जानते थे। अब मिश्रित मतलब होता है कि कम से कम दो धातु को मिला करके जो एक नई धातु बने उसको मिश्रित धातु कहते हैं। जैसे तांबा और प्लस टिन, तांबा टिन मिला करके ये लोग कांसा तैयार करते थे। यानी क्या तैयार करते थे, कांसा, यानी कांस धातु तैयार करते थे। और कांसे का जब ये लोग तैयार करते थे तो इसलिए कांसे का अधिक मात्रा में प्रयोग करते, यानी पत्थर के औजारों के साथ साथ कांस धातु की अधिक मात्रा में प्रयोग करने के कारण इस सभ्यता को कांसकालीन सभ्यता कहा गया। तो हम ये कह सकते हैं सिंधुवासी कांस धातु का सर्वाधिक प्रयोग करते थे, इसीलिए इस सभ्यता को कांसकालीन सभ्यता कहा गया है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इसी सभ्यता को मैंने क्या बताया है, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी सभ्यता को हम लोग कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती, इसलिए कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता क्योंकि सिंधु नदियों के अतिरिक्त और जिस नदी के किनारे सबसे ज्यादा ये स्थल मिले हैं वो सरस्वती नदी है। यानी सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी किनारे मिले हैं, तो सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी किनारे मिलने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं, समझ रहे हैं। तो सिंधु के जो सबसे ज्यादा स्थल जिस नदी किनारे मिले हैं, तो आप यहां तक कि सिंधु से भी ज्यादा मिले हैं, तो हम उस स्थल को कहते हैं, उस नदी कहते हैं सरस्वती नदी, और इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया है। और सिंधु सरस्वती नदी किनारे लगभग 600 स्थल मिले हैं। कितने स्थल मिले हैं, 600 स्थल मिले हैं, याद रखिएगा। सबसे अधिक स्थल कहाँ, किस नदी किनारे, तो आप लगाना है सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट, इसी सभ्यता को मैंने अभी बताया इंडो सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को इंडो सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस सभ्यता को, क्योंकि सिंधु सभ्यता की वस्तुएं और उसी तरीके से मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन सभ्यता, यहाँ की वस्तुएं, दोनों की वस्तुएं यानी दोनों की वस्तुएं समानता में दिखाई देती हैं। यानी यहाँ के जैसे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो समान रूप से मिलती हैं। यहाँ का जो कल्चर था लगभग जो है सिंधु से मिलता है। सिंधु का कल्चर जो है वो सुमेरियन से मिलता है। जैसे यहाँ के कोष्ठागार, यहाँ की नालियाँ, यहाँ की अन्य चीज़ें बहुत कुछ एक दूसरे मिलती जुलती हैं। इसीलिए इस सभ्यता को इसलिए इस सभ्यता को इंडो सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से इस सभ्यता को, ये लास्ट में मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा संस्कृति कह लें या हड़प्पा सभ्यता कह लें। लास्ट में मैंने आपको बताया है क्या, लास्ट में मैंने बताया आपको, क्या नाम बताया मैंने, वो बताया आपको कौन सा नंबर था,
7। लास्ट में होता है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला जो स्थल मिला था वो 1921 मिला था। यानी स्थल पहला स्थल 1921 में हड़प्पा मिला था, हड़प्पा स्थल मिला। और 1922 में मोहनजोदड़ो मिला, तो इसका नाम रख दिया गया था सिंधु सभ्यता रखा गया था। लेकिन यहाँ जो कह रहा है कि अंत में इसको हड़प्पा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जब सिंधु के स्थल ऐसे यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक की, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के स्थल खोज लिए गए, तब विद्वानों ने कहा अब इसका नाम क्या रखें, हर बार तो बदल रहा है। तो ये पुरातत्व विज्ञान का ये नियम है कि जो सबसे पहला जो स्थल खोजा जाता है उसी के नाम पर उसका नामकरण किया जाता है। इसीलिए इस सभ्यता को अंत में हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। पहला स्थल खोजने के कारण यानी मिलने के कारण इस सभ्यता को अंत में अब कोई भी चीजें मिलेंगी, चाहे कुछ भी मिले, अब बदला नहीं जाएगा, अब यही नाम रहेगा हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। अब क्योंकि पिछले नाम रखे गए हैं, सिंधु रखा गया है, सिंधु घाटी रखा गया है, तो इन सभ्यता को भी इन नामों से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, या सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? ऐसे पूछे कि उसको कांसकालीन कहते हैं, उसको लोहकालीन कहते हैं, उसको तांबा कालीन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा कि आप लगाना है कांसकालीन। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा कि इतनी परिभाषाओं से सभ्यता को जानते हैं और इन परिभाषाओं से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ही कहूँगा कि जो लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर दें, और जो नए लोग हों ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपको जो है हिस्ट्री से संबंधित सारे आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे, और जल्द ही मैं इस हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन यानी आपका लाइव क्वेश्चन भी शुरू करने वाला हूँ। तो फिलहाल जितनी जल्दी आप लोग लाइक करेंगे मैं जल्दी शुरू करूँगा। जब आइए हम लोग देखते हैं परिभाषा। ठीक है, परिभाषा हो गया। अब हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई। परिभाषा हो गया है, सिंधु सभ्यता की खोज कैसे खोज हुई, इस सभ्यता को कैसे खोजा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप समझ लें कि ये जो आपकी ये आपकी सिंधु नदी बह रही है आपकी ये, और ये जो नदी जा रही है ये आपकी सतलज नदी है, सतलज नदी है। और सतलज नदी किनारे यहीं की इसी के नीचे यानी सतलज के जब दक्षिण में जाएंगे तो इसके नीचे जो है यानी यहाँ पे आपका ये दिल्ली मान लो, यहाँ पे ये दिल्ली है आपका है, और यहाँ पे आपका पंजाब पूरा है। तो पंजाब में पटियाला, लुधियाना, अम्बाला, ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। तो ये जो आपकी सिंधु नदी है, ये आपकी सिंधु नदी और ये आपकी रावी नदी है ऐसी। तो रावी से लेकर चेनाब तक की या रावी तक की, इन सब इस जगह पर एक शासक का अधिकार था। उस शासक का नाम था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह जो है वो अक्सर जो है वो सतलज नदी को पार करके आता था और यहाँ से लूटपाट करके यहाँ से इनसे पैसा धन आदि लेकर के चला जाता था, या उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं यानी जैसे अम्बाला है, लुधियाना है, पटियाला है, यहाँ के लोग जो छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक थे वो सभी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो दिल्ली में है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ है, जो दिल्ली में है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए और वहाँ जाकर के कहे जाकर के कि महाराजा रणजीत सिंह से हैं हमको परेशान किए हैं, तो हम इसका कुछ समाधान करिए। तब इसीलिए एक व्यक्ति को भेजा गया जिसका नाम था, याद रखिएगा, उस व्यक्ति का जो नाम था चार्ल्स मैसन या मैसून। 1826 में चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति जो है वो महाराजा रणजीत सिंह से मिलने जा रहा था। अब यहां से कहानी शुरू होती है। ठीक है, 1800 याद रखिएगा 1826 में चार्ल्स मैसन या मैसोन, चार्ल्स मैसोन नाम का एक व्यक्ति लाहौर जा रहा था। ठीक है,
यानी वो चार्ल्स मैसन या मैसोन नाम का एक व्यक्ति महाराजा रणजीत सिंह से मिलने वो लाहौर जा रहा था। रास्ते में उसने कुछ ऊंचे नीचे टीले देखे, कुछ इस तरह से ऊंचे नीचे कुछ इस तरह से उसने टीले देखे। इस तरह से क्या देखा, ये उसने टीले देखे। वो समझा कि लगता है कि ये सिकंदर के समकालीन कोई शहर है, लेकिन क्योंकि वो इस पर ध्यान नहीं दिया और सीधे वो चला गया महाराजा रणजीत सिंह से, और महाराजा रणजीत सिंह से मिला जाके। महाराजा रणजीत सिंह से जो भी उसने संधि की, जब हम कभी आपको पंजाब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह से मिला, वापस आया लाहौर में ही था, लाहौर के स्थानीय लोगों से मिला और पूछा ये कैसा जो है टीला है ये। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक हरियूपी नाम का एक शासक रहा करता था। किसना क्या नाम है? एक हरियूपी नाम का एक शासक रहा करता था। हरियूपी नाम का एक शासक था, जिसकी उद्दंडता के कारण जो है ये बहुत अत्याचारी था। उद्दंडता के कारण ये किला पलट गया है और ये वही उल्टा हुआ किला है, लोगों ने बताया। इसीलिए ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया के नाम से जाना जाता है। इसीलिए अब ऐसे समझ लें, हरियूपी से बना है हरियूपिया, ठीक है। तो ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया के नाम से जाना जाता है। तो वो जब गया तो लोगों से कहा कि लगता यहाँ कोई सभ्यता दबी हुई। किसने? चार्ल्स मैसन ने या मैसोन ने कहा 1826 में। कहा लगता है यहाँ कोई सभ्यता दबी, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं माना, ठीक है। किसी ने जब उसकी बात को नहीं माना तो उसने अपनी इस बात को एक लेख लिखा, यानी उसने एक लेख लिखा, ठीक है। याद रखिएगा, उसने एक लेख लिखा, ठीक है। उसने जर्नी नामक अपनी एक पुस्तक में उसने एक लेख लिखा। उस पुस्तक का पूरा नाम मैं बता देता हूँ, क्या किस नाम से, ठीक है। किस नाम से लिखा था उसने? नरेटिव ऑफ जर्नी। किस नाम से रखा? नरेटिव ऑफ जर्नी। मैं लिख देता पूरा नाम, नरेटिव ऑफ जर्नी। नरेटिव ऑफ जर्नी नाम से उसने एक लेख लिखा। लेख मैं लिख दिया हूँ, लेख लिखा। और उसने कहा कि यहाँ कोई सभ्यता दबी, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं माना। समय बीता। इसी तरीके से ये मैंने कब बताया? मैंने ये बात आपको बताई कब की ये घटना है, ये 1826 की। समय बीता, उसके बाद याद रखिएगा, ठीक है, 1826 में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसने जो लेख लिखा है उस लेख को कहते हैं नैरेटिव ऑफ जर्नी। समय बीत गया। उसके बाद 1853 में, ठीक है, 1853 से 56 के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाने का ठेका दिया गया, ठीक है। रेलवे लाइन रेलवे लाइन बिछाने का ठेका मिला 1853 से 56 के बीच में। ये कहाँ से कहाँ था? ये लाहौर से लेकर और कराची तक था। ये कहाँ से कहाँ तक था? लाहौर से लेकर कराची तक की एक रेलवे लाइन का ठेका उठा। ये दिया गया दो भाइयों को, एक का नाम था जॉन ब्रंटन, एक का नाम था विलियम ब्रंटन। दो भाइयों को दिया गया, एक का नाम था जॉन ब्रंटन और दूसरे का नाम था विलियम ब्रंटन, ठीक है। ये दोनों इंजीनियर थे। इन दोनों इंजीनियरों को दिया गया और यहाँ पर उनको रेलवे लाइन की स्टार्टिंग लाहौर से करनी थी। अब लाहौर में जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो उसके लिए गिट्टी और मिट्टी दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए गिट्टी और मिट्टी के लिए इन्होंने वही पुराना टीला जो मैंने अभी आपको बताया, उन्हीं पुराने टीलों को खुदाना चालू किया और वहाँ से कुछ वस्तुएं मिली। जब ये वस्तुएं मिली तो 1856 में पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षणकर्ता, जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, को बुलाया गया, ठीक है।
1826 में अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में आए, जो पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण करता थे। क्या थे ये पुरातत्व विभाग के पुरातत्व विभाग के पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण करता थे। उन्होंने देखा और कहा कि लगता है यहाँ कोई सभ्यता दबी हुई है, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं माना। यहाँ से उन्होंने एक मोहर मिली जिस पर वृषभ का चित्र था। इसी तरह कुछ यहाँ से मुद्राएं मिली। लगातार वो यहाँ पर आते रहे, जाते रहे, कई चीज़ देखते रहे, लेकिन किसी ने इनकी बात को नहीं माना। और 1875 में, याद रखिएगा, 1875 में इन्होंने आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे रिपोर्ट पर एक लेख लिखा। यानी यहाँ इन्होंने आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे रिपोर्ट पर एक लेख लिखा, यानी यहाँ पर एक लेख लिखा। और उस लेख में भी इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि यहाँ एक सभ्यता है, लेकिन किसी तरीके से इनकी बात स्पष्ट नहीं हो रही थी। लेकिन बाद में 1878 में ये मान लिया गया कि सिंधु सभ्यता के खोज का समय वही है। कितना समय है, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की खोज का समय कितना माना गया है, 1878 में। 1878 में सिंधु सभ्यता की खोज हुई। आपको ये याद रखना है, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई है, तो सिंधु सभ्यता की खोज 1878 में हुई। लेकिन सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कब मिला, तो कहेंगे 1921 में मिला है। ये बात जब बाद में सिद्ध हुई जाकर के, तो इसलिए याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के खोज का समय आपको 1878 लगाना है। कहीं पर 76 देते हैं, कहीं 78 देते हैं, लेकिन आपको 78 लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से सिंधु सभ्यता की खोज बाद में सिद्ध हो गई कि इस सभ्यता का खोज हुई है, और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसलिए खोजकर्ता कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। फिर समय बीता, फिर लॉर्ड कर्जन, जब यहाँ वायसराय लॉर्ड कर्जन आया, तो लॉर्ड कर्जन लगातार जो है यहाँ पर, उसके समय रेलवे लाइन बहुत सारी बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही, तो लोग क्या करते थे, पुरानी पुरानी इमारतों को नष्ट करके, यानी वहाँ से गिट्टी मिट्टी को ले करके उस पर काम कर रहे थे। तो लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में एक अधिनियम, 1904 का अधिनियम आया। क्या आया, 1904 का अधिनियम, 1904 का एक अधिनियम आया। ठीक है, इस अधिनियम में क्या कहा गया, यदि कोई पुरानी इमारतों को नष्ट करता है या हानि पहुंचाता है, तो कानूनी रूप से दंडनीय अपराध होगा। इसीलिए लोगों ने पुरानी चीज़ों को खोदना बंद कर दिया, उस पर जो है क्षतिग्रस्त करना बंद कर दिया। ये अधिनियम लाया कौन था, ये लाया था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन लाया था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इस अधिनियम को लाया था। और लॉर्ड कर्जन ने ही, जिसको वायसराय कर्जन कह सकते हैं, लॉर्ड कर्जन जब यहाँ आया था, तो उसने 1905 में एक नया पुरातत्व विभाग खोला। ठीक है, यानी इस लॉर्ड कर्जन ने, याद रखिएगा, इसी लॉर्ड कर्जन ने 1905 में नया पुरातत्व विभाग खोला। और यहाँ का जो निर्देशक बनाया था, जिसको निर्देशक बनाया, उस निर्देशक का नाम था जॉन मार्शल। यहाँ के निर्देशक कौन बने, जॉन मार्शल बने। तो यहाँ के निर्देशक का नाम था जॉन मार्शल यहाँ के निर्देशक बन गए। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम लगातार लगे रहे। अलेक्जेंडर कनिंघम और J.F. फ्लीट, याद रखिएगा, कनिंघम और प्लस J.F. फ्लीट, इन लोगों ने 1912-13 में एक लेख लिखा। ठीक है, 1912-13 में इन्होंने एक लेख लिखा। इस लेख को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन को भेजा। किसको भेजा, ये लेख भेजा रॉयल एशियाटिक
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन, लंदन को भेजा और ये कहा कि यहाँ एक सभ्यता है। ये बात इन्होंने फिर दोहराई। खैर, आगे समय बीता और 1921 में जॉन मार्शल के निर्देश पर एक नया स्थल खोजा गया। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल खोजा। ठीक है, ये पहला स्थल है। सिंधु सभ्यता का एक खोजा जाने वाला ये पहला स्थल है जो दयाराम, यानी ऐसे समझ लें जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम ने इस स्थल को खोजा। इसी तरीके से 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा था। रखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल खोजा। तो तब जॉन मार्शल ने 1922 में इस सभ्यता का नाम रखा सिंधु सभ्यता। याद रखेगा, तब जो है किसने, जॉन मार्शल ने नामकरण किया सिंधु सभ्यता। और कब नामकरण किया इसका नामकरण किया 1922 में। ये कहा कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों में स्थल मिल रहे हैं, इसीलिए इस सभ्यता का नाम रखा सिंधु सभ्यता। यानी नामकरण सिंधु सभ्यता का हुआ है 1922 में। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद जैसे ही पता चला कि यहाँ कोई सभ्यता है तो सारे जितने पुरातत्व विभाग के जो काम करने वाले थे सब लग गए। जैसे केन दीक्षित, सनाउल्लाह खां, एच.आर. ग्रीस, माधव स्वरूप वस्त, अर्नेस्ट मैके, सारे लोग लग गए, खुदाई करवा रहे, पता कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं। तो सिंधु पे ज़्यादा काम चालू हो गया। 1930 तक लगातार इस पर खुदाई का काम चलता रहा, लेकिन 1930 तक आते आते इस पर खुदाई का काम सरकारी स्तर पर रोक दिया गया। क्यों? इसका कारण थे गांधी जी ने 1930 में एक बहुत बड़ा एक आंदोलन चालू कर दिए थे। उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जो है सरकारी तो इस काम रुक गया, लेकिन प्राइवेट स्तर पर काम चलता रहा और उस पर प्राइवेट स्तर के आधार पर 1931 में एक नया स्थल सिंधु की घाटी में खोजा गया। ठीक है, 1931 में घाटी में सिंधु की घाटी में, ठीक है, घाटी में पहला स्थल मिला चनहुद्रो। और खोजा किसने था? नन्नी गोपाल मजूमदार ने इसे खोजा था। और तभी 1931 में इसका नामकरण हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, तभी इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। ये कहानी है। उसके बाद ये लगातार खुदाई चलती रही। आज़ादी यानी 1947 में देश अब आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद जो है पाकिस्तान ने अपने स्तर से खुदाई कराई और हिंदुस्तान ने अपने स्तर से खुदाई कराई। जैसे पाकिस्तान ने बहुत सारे स्थल खोजे, जैसे हड़प्पा खोजा, मोहनजोदड़ो खोजा, चनहुद्रो खोजा, और बहुत सारे स्थल पाकिस्तान ने खोजे। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो आज़ादी के बाद बहुत सारे स्थल खोजे गए, उनमें से जैसे आपके हैं लोथल है, कालीबंगा है, बनावली है, ये सारे स्थल भारत में आते हैं। लेकिन भारत की बात करता हूं तो भारत में आज़ादी से पहले केवल 2 ही स्थल खोजे गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में आज़ादी से पहले
खोजे जाने वाले स्थल, खोजे जाने वाले स्थल कितने हैं? तो उनकी संख्या 2 है। कौन कौन से हैं? एक स्थल का नाम है, एक स्थल का नाम है कोटला निहंग खां, कोटला निहंग खां, कोटला निहंग खां। ठीक है, याद रखिएगा, एक स्थल का नाम कोटला निहंग का और दूसरा का नाम है रंगपुर। ठीक है, ये कोटला निहंग खां। ठीक है, क्लियर हो गया? कोटला निहंग खां, याद रखिएगा, ये निहंग खां, ये स्थल जो है आपका सतलज नदी किनारे है। किसके नदी किनारे है? एक मिनट, ये सतलज नदी किनारे है, रोपड़ में है, बिल्कुल सही है। ये कहाँ है? सतलज नदी किनारे है, और कहाँ है? ये रोपड़ में है, रोपड़ में है। और दूसरा आपका रंगपुर, मैंने अभी बताया, रंगपुर जो है ये आपका गुजरात के काठियावाड़ में है, काठियावाड़ में है। और ये भादर नदी, किस नदी किनारे? भादर नदी किनारे है। तो ये जैसे स्थल, ये दो ऐसे स्थल हैं जो आज़ादी से पहले भारत में खोजे गए थे। इस तरह से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन एरिया जो है वो सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो मैंने भारत बता दिया, पाकिस्तान, मतलब अफगानिस्तान से केवल 2 ही स्थल मिले हैं। ठीक है, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से केवल 2 ही स्थल मिले हैं, 2 स्थल मिले हैं। ठीक है, एक आपका है, एक आपका है मुंडी गाक, मुंडी गाक, और दूसरा आपका जो है सुरतगोई, सुरतगोई। ये 2 स्थल हैं, और ये हिंदू कुश पर्वत पर हैं। किस पर हैं ये? हिंदू कुश पर्वत पर हैं। ये हिंदू कुश पर्वत पर ये दोनों स्थल स्थित हैं। तो ये याद रखिएगा, अफगानिस्तान से केवल 2 ही स्थल खोजे गए हैं। एक स्थल का नाम है मुंडीगाक, दूसरे का नाम है सुरतगोई। तो इस तरह से मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। फिर आपके देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक स्थल खोज लिए गए। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन सा, दक्षिणी, ये देख लेते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दें, सिंधु सभ्यता का ये ऐसे है। तो सिंधु सभ्यता का ये आपका पूर्व है, थोड़ा से कम कर दें। ठीक है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, और ये आपका दक्षिण है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल का नाम है आलमगीरपुर। कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। यमुना की सहायक हिंडन नदी, किस नदी किनारे है? यमुना की सहायक हिंडन, ये यमुना की सहायक हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, तो इस सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा? तो आप कहेंगे आलमगीरपुर। बात करते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, उसका नाम है सुत कागेंडोर, सुत कागेंडोर। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान, हाँ, ये
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दाश्त नदी किनारे है। ये दाश्त नदी किनारे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दाश्त नदी किनारे है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद। दाइमाबाद ये महाराष्ट्र में अहमदनगर के, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में गोदावरी की सहायक परवरा नदी के किनारे है। गोदावरी की सहायक जो कौन सी नदी, परवरा नदी किनारे स्थल है ये। इसी तरीके से एक स्थल और बात करते हैं, उस स्थल का नाम है आपका कौन सा, हम कह सकते हैं ये, उस स्थल का नाम है मांडा। उत्तर में कौन सा है, मांडा, और ये आपका जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में, जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में है। और किस नदी के किनारे है, तो कहेंगे ये चिनाब नदी किनारे है, चिनाब नदी के तट पर है। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो कहेंगे मांडा है। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा कहेंगे, तो कहेंगे दाइमाबाद है। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा कहेंगे, तो कहेंगे सुतकागेंडोर है। और सबसे पूर्वी स्थल क्या कहेंगे, तो कहेंगे आलमगीरपुर है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किस नदी किनारे है, किस स्थान पे है, सारे ही है। अब ये जो स्थल, ये जो आपका सिंधु का जो एरिया है, वो यह आकृति कैसी बनती है, तो थोड़ा देख लेते हैं। मैं यहाँ खींच देता हूँ इसी में ही, ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं इसको इसी में ही खींच देता हूँ। और ये कलर ले लेता हूँ, कुछ हल्का कलर, ये वाइट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंधु सभ्यता का ये ऐसे आएगा, ऐसे ये अगर बीच में मिटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंधु सभ्यता की जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार है। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की जो आकृति है, आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार, याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या कह सकते हैं 13 लाख, या 13 लाख किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर, या कह सकते हैं 13 लाख किलोमीटर। तो याद रखिएगा, वैसे एक्चुअल क्या है 12,99,600, लेकिन कहीं कहीं पर 13 दे देते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का ये है। सिंधु सभ्यता के, अब अगर क्वेश्चन पूछता है सिंधु सभ्यता के पूर्ण परिपक्व स्थल कितने हैं, सिंधु सभ्यता के पूर्ण परिपक्व स्थल, सिंधु सभ्यता के पूर्ण परिपक्व स्थल की संख्या कितनी है, 2। अब यही बताना 2 कौन कौन से हैं। एक का नाम आपको बताना है हड़प्पा, और दूसरे का नाम बताना है मोहनजोदड़ो, ठीक है। और इस दोनों को लेकर के, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को लेकर के स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही प्रांत की 2 राजधानियां हैं। क्या कहा है, ये दोनों एक ही प्रांत की 2 राजधानियां हैं, ठीक है, एक ही प्रांत की 2 राजधानियां इन्होंने बताया है। इसी तरह सिंधु सभ्यता के जो है परिपक्व स्थल की संख्या 6 है। बस हम लोग आखिरी चलते हैं। परिपक्व, अगर क्वेश्चन आता है परिपक्व स्थल कितने हैं, तो सिंधु सभ्यता के परिपक्व स्थल की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं, तो आप इस तरह लिख सकते हो, कौन कौन से हैं, आप कह सकते हो नंबर 1 मोहनजोदड़ो, पहले हड़प्पा लिखेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा,
चनहुदड़ो, बनावली, बनावली। ठीक है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये और ये और ये तीनों राजधानियां थीं। उस समय ये तीनों जो है अपनी राजधानियां थीं। ठीक है, लोथल, सॉरी उल्टा हो गया है, यहाँ कालीबंगा लिख देते हैं, कालीबंगा, यहाँ लिख देते हैं लोथल। ठीक है, तो अब लोथल क्या है? लोथल जो है आपका ये व्यापारिक नगर है, व्यापारिक 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 नगर और बंदरगाह नगर। ठीक है, चनहुदड़ो क्या था? ये एक व्यापारिक नगर, व्यापारिक नगर। और बनावली क्या कहते हैं? बनावली जो था वो एक अव्यवस्थित नगर। क्या है? एक अव्यवस्थित नगर, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित नगर। तो दोस्तों मैंने कुछ सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको दी है। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो आपको जल्दी ही हर पोर्शन पर मिलते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अभी मैं नया चैनल स्टार्ट किया हूँ, आप इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। आगे आपको हिस्ट्री से संबंधित आपको आपको एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों से संबंधित आपको इसी तरीके से आपको अच्छे से अच्छे जो है आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और जल्द ही इस पर जो है आपके वैकल्पिक प्रश्न जो लाइव होते हैं वो भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। लेकिन पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके लोगों को जुड़वाइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही हम लोग एक नए वीडियो साथ। तब तक के लिए जय हिंद।